गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा व्याख्यान आधुनिक भारत का इतिहास से भारत छोड़ो आंदोलन पर केंद्रित होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। जब हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की बात करते हैं तो इसके 3 चरण सामने आते हैं। प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905 तक रहा, दूसरा चरण जो कि 1905 से 1919 ईस्वी तक रहा और तीसरा चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो ये तीसरा चरण था वो मुख्यतः गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। इस संपूर्ण अवधि में गांधी जी ने 3 आंदोलनों का संचालन किया था। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी आंदोलनों में सबसे विशाल आंदोलन था। अन्य आंदोलनों की अपेक्षा इस आंदोलन का चरित्र अपेक्षाकृत काफ़ी भिन्न था और इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थी। सबसे पहले हम इसके कारणों पर बात करें। भारत छोड़ो आंदोलन के अनेक कारण सामने आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक रक्षा संबंधी कारण थे। राजनीतिक कारणों की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। आपको पता ही होगा कि 1939 में हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और भारतीयों को इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना उनकी सहमति के शामिल कर दिया था। उस समय 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी और उनसे बिना पूछे और मशवरा लिए बिना भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था। परिणाम स्वरूप कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव घोषित किया, परंतु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं हुए। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, परंतु अब भारतीय स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाह रहे थे। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव से भारतीय नेता और जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और वे ये चाहते थे कि भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। 1942 में जबकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान भारतीय सीमाओं तक पहुंच चुका था। मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में जापान लगातार आगे बढ़ रहा था और भारतीय इस समय घबरा रहे थे और उनका ये कहना था कि अंग्रेज भारत को भारतीयों के लिए छोड़े, जापान के लिए नहीं छोड़े। इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक कारण भी जो इस समय उपस्थित हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप लगातार मुद्रास्फीति की समस्या बढ़ी। इस समय पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी, भारत पर भी इसका असर पड़ा। गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी, परंतु सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं किया। भारतीय जनमानस इस समय कई आर्थिक सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इनके समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया और भारतीयों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रक्षा संबंधी कारणों ने भी इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। इस समय दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापान का बड़ी तेज़ी से उदय हुआ
और इसने अंग्रेज़ों को कमज़ोर करके उसके कई ठिकानों को नष्ट कर उन्हें खदेड़ दिया था। जापानी भारतीय सीमा तक पहुंच चुके थे और भारतीय जनता में इससे अफरा तफरी मच गई। जनता की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेसी नेता काफ़ी दबाव महसूस करने लगे और उन्हें लगने लगा कि इस समय एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता थी। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में गांधी जी ने कांग्रेस से आंदोलन चलाने की अनुमति मांगी, परंतु कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था। परंतु बाद में कांग्रेस ने गांधी को आंदोलन चलाने की अनुमति दी। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने भारतीयों को करो या मरो का मंत्र दिया। ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया और उन्होंने यह आह्वान किया कि यह आज़ादी की अंतिम लड़ाई होगी और अंग्रेज़ों को उन्होंने कहा कि भारत को जापान के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए सुरक्षित छोड़कर चले जाएं। इस प्रकार बम्बई में जो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त को पारित किया गया, उसके तुरंत पश्चात 9 अगस्त 1942 को सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया और सुरक्षा के नाम पर कड़े अध्यादेश जारी कर दिए गए थे। बड़े नेताओं में गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस भेज दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल जो कि पटना में थी वहाँ रखा गया और अबुल कलाम आज़ाद को बंगाल में बांकुड़ा जेल भेज दिया गया था। अब हम इस आंदोलन के कार्यक्रम की बात करें। इस आंदोलन के कार्यक्रम के लिए कोई अलग से घोषणा नहीं की गई थी। गांधी जी ने बम्बई की जनसभा में जो निर्देश दिए थे वही भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम बन गए थे। इस भाषण में उन्होंने जो निर्देश दिए थे उनमें सबसे पहले तो उन्होंने जो कहा कि सरकारी कर्मचारी नौकरी में बने रहेंगे परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करेंगे। राजा महाराजा भारतीय प्रभुसत्ता को स्वीकार कर ले। छात्रों से उन्होंने कहा कि छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जबकि अंतिम समय तक आज़ादी के लिए समर्पित रहें। सैनिकों को भी उनका मैसेज था कि वे देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें और काश्तकार जमींदारों को कर देने से मना कर दें। और इस प्रकार बड़े नेता जब गिरफ्तार हो गए थे उसके बावजूद यह आंदोलन भली भांति सफलतापूर्वक चलाया गया। इस आंदोलन का भारत के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक प्रसार हुआ, जिनमें मुख्यतया बिहार में पटना सचिवालय के गेट पर झंडा फहराते हुए भारतीय आंदोलनकारियों को गोली का शिकार होना पड़ा था। दूसरा जो बड़ा क्षेत्र था वो संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत में बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ में आंदोलन का प्रसार हुआ। बंगाल में मिदनापुर का तामलुक संभाग मुख्य रूप से सक्रिय क्षेत्र रहा। महाराष्ट्र में सतारा मुख्य रूप से इस आंदोलन से प्रभावित रहा और गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में मुख्य रूप से इस आंदोलन का प्रसार हुआ। मद्रास में सी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का
को संचालित करने का कार्य किया था। इस आंदोलन की मुख्य जो विशेषताएं थी उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। गांधीवादी आंदोलन होते हुए भी यह आंदोलन पिछले आंदोलनों से बिल्कुल भिन्न रहा। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में हुई एकमात्र हिंसा की घटना होते ही आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी मुख्य रूप से जोर अहिंसा पर ही रहा था, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा की काफ़ी घटनाएं देखने को मिली। अनेक स्थानों पर सरकार के खिलाफ जुलूस निकाले गए, हड़ताल की गई, डाकघर टेलीफोन विभाग पर हमले किए गए थे, रेल की पटरियों को उखाड़ा गया, परंतु गांधी जी ने किसी भी हिंसात्मक घटना पर कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने सरकार द्वारा की गई हिंसा के जवाब में जनता द्वारा बचाव हेतु की गई कार्यवाही बताया। इस आंदोलन की दूसरी बड़ी विशेषता थी समांतर सरकारों का गठन। ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त करके कई जिलों में समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे ने पहली समांतर सरकार स्थापित की थी। महाराष्ट्र में सतारा में वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने समांतर सरकार का गठन किया और यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह सरकार 1945 तक चलती रही थी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तमलुक में मातंगिरी हाजरा नामक कृषक विधवा ने एक समांतर सरकार का गठन किया था और इस सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा के तलचर में मोहन प्रधान और लक्ष्मण नायक ने एक समांतर सरकार का गठन किया था। भूमिगत कार्यवाही इस आंदोलन की एक और प्रमुख विशेषता रही। इस आंदोलन के दौरान भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार हुआ था। 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बंबई से उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण का कार्य आरंभ किया और रेडियो पर इस समय जो भी बोला जाता था उसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक लोग सुन सकते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी रेडियो कांग्रेस पर बोलते थे। रेडियो का एक और केंद्र बाबूभाई भी चलाते थे और इसमें सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन ने भी सहयोग दिया था। ब्रिटिश सरकार ने बाद में रेडियो को जब्त कर लिया था। रेडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और इससे जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों की अलग अलग हम भूमिका देखें तो पूंजीपति वर्ग ने इस आंदोलन में काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने अपने धन से मोटर गाड़ियों की व्यवस्था की। बड़े नेताओं के लिए उन्होंने आने जाने की व्यवस्था को सुगम बनाने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के दौरान चंदा भी दिया। छात्रों ने इस आंदोलन के दौरान बड़ी जुझारू भूमिका निभाई। उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और सक्रिय रूप से भाग लिया। पटना में अनेक छात्र झंडा फहराते हुए गोली के शिकार हुए थे। इस आंदोलन में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका रही। प्रमुख रूप से नेतृत्व करने वाली महिलाओं में सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, मातंगिनी हाजरा का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने नेताओं के खाने पीने, रहने और छिपने की व्यवस्था भी सफलतापूर्वक की थी। भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रकार एक बड़े पैमाने पर चलाया गया आंदोलन था। हालांकि इसका उद्देश्य अंग्रेजों को एक झटके में बाहर निकालना था। तात्कालिक उद्देश्य तो हम कह सकते हैं कि पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज 1947 में भारत से गए थे।
परंतु इस आंदोलन के दीर्घकालिक प्रभाव काफ़ी अधिक थे। इस आंदोलन ने उपनिवेशवाद को काफ़ी क्षति पहुंचाई। ब्रिटिश सरकार को अब समझ में आ गया था कि साम्राज्यवादी शासन के कुछ ही दिन बचे थे। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई था और इसमें जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार का विरोध किया था। सार्वजनिक संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ, विदेशी वस्तुओं की बिक्री में भी कमी आई और इसके साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के आंदोलन को इस आंदोलन ने प्रेरित किया था। मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया में जो भी आंदोलन चले वो इसी आंदोलन से प्रेरित थे। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम एक यह भी देखने को मिलता है कि अब अमेरिका और चीन आदि भारत की आज़ादी की बात करने लगे थे।